दोस्तों, मेरा नाम है समीर कुमार और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन। आज का वीडियो सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि प्रीवियस ईयर के 100 एमसीक्यू कवर करेंगे इकोनॉमिक्स के। और ये वो एमसीक्यू हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में बार बार रिपीटेटिव फॉर्म में पूछे गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? तो आप देखेंगे अगर नोट उठा करके तो उसमें 17 भाषाओं का प्रयोग आपको देखने के लिए मिलेगा। स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी का प्रयोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए किया जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ये भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और 1 रुपए के नोट के अलावा अन्य नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वो आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। याद रखिएगा, दोनों ही प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो मुद्रा और साख का नियंत्रण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। देखिए, पूरी डिटेल में मैं आपको ये वीडियो बताने वाला हूँ कि आयोग की सिफारिश पर की गई थी, गवर्नर कौन थे, ठीक है, और आरबीआई के नेशनलाइजेशन के बाद गवर्नर कौन बने, नेशनलाइजेशन कब हुआ था, एसबीआई के बारे में ए टू जेड सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, सारी चीजें आपको इसी वीडियो में देखने के लिए मिलने वाली है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा हिल्टन यंग आयोग। तो याद रखिएगा, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर ही आरबीआई की स्थापना वर्ष 1935 में की गई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1921 में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है? यानी कितने रुपए तक के आरबीआई नोट्स को छाप सकता है? 10,000 रुपए तक का नोट आरबीआई छाप सकता है। तो क्या कभी आरबीआई ने 10,000 का नोट छापा? जी हाँ, पहले 10,000 के नोट प्रचलन में थे, लेकिन इनको 1978 में डिमोनेटाइजेशन करके बंद कर दिया गया था। याद रखिएगा, 10,000 का नोट 1978 का जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था उसमें बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओवरऑल देखा जाए, जब आरबीआई की स्थापना हुई तो प्रथम जो गवर्नर थे वो थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए स्वतंत्रता के बाद आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तब आप जवाब देंगे सी डी देशमुख। याद रखिएगा, यूं पूछा जाएगा तो पहले आरबीआई गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे और स्वतंत्रता के बाद पहले आरबीआई गवर्नर सी डी देशमुख थे। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपया का प्रतीक जो ये है ना, भारतीय रुपया का प्रतीक, ये चिन्ह किसके द्वारा वर्ष 2010 में डिजाइन किया गया था? कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया था। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने शुरू किया था? देखिए, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी का नाम है, ठीक है, इसका प्रचलन किसने किया था? तो बिटकॉइन का प्रचलन सातोशी नाकामोटो ने किया था। और कई बार डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में ये वाला प्रश्न पूछा गया है। भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है? थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको याद रखना है, ये मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, यानी सभी स्थानों पर होती है। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा, ठीक है। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, यहाँ पर सिक्कों की ढलाई होती है, मिंटिंग होती है। अगला प्रश्न है, भारत में 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो अभी मैंने बताया था किसके साइन होते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए किसके द्वारा जारी किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और इस पर साइन जो होते हैं वो वित्त सचिव के होते हैं। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत बार पूछा गया। तो वर्ष 1975 में प्रथम रीजनल रूरल बैंक की स्थापना हुई थी। अगर पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊं तो 2 अक्टूबर 1975 में पहली बार रीजनल रूरल बैंक की स्थापना हुई थी, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। और इसका नाम क्या था? इसका नाम ही था प्रथमा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, यानी प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक इसका नाम था। नाम भी प्रथमा ही था।
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए कि हमारी जो करंट अफेयर्स की ई बुक है जनवरी से सितंबर तक अपडेटेड वाली, वो लॉन्च हो चुकी है, और साथ ही स्टैटिक जीके की भी ई बुक लॉन्च हो चुकी है। इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर जीके, A to Z सारा का सारा कंप्लीट स्टैटिक जीके प्रीवियस ईयर का एक ई बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। और ऐसी ई बुक आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। इन दोनों ही ई बुक्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहां पर जाकर क्लिक करके आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, और डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। नई आर्थिक नीति 1991 पर किस सरकार के द्वारा लाई गई थी, यानी ये जो नई आर्थिक नीति 1991 है, किसके द्वारा लाई गई थी, उस वक्त सरकार में कौन था, तो पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। और उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी, और उदारीकरण का अगर जनक पूछा जाए, उदारीकरण का जनक, ठीक है, वो कौन थे, याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये क्या थे, उदारीकरण का जनक इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है, तो बैंकों में वित्तीय सुधार से है इंद्रधनुष योजना का संबंध। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर की अवधि क्या है, ये क्वेश्चन 99% लोग गलत करेंगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। आप भी एक बार ट्राई करिएगा। आप ऑप्शन बी टिक कर रहे होगे, लेकिन वो गलत है, इसका सही ऑप्शन होगा 1 जुलाई से 30 जून यानी अकाउंटिंग ईयर। देखिए, आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर ये होता है, लेकिन सरकार का जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो और ऑप्शन नंबर बी टिक करते हो। लेकिन आरबीआई का लेखा वर्ष पूछा गया है तो 1 जुलाई से 30 जून तक ही होता है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक कौन सा था, तो पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला सेंट्रल बैंक था स्वेरिजेस रिक्स बैंक, जो कि स्वीडन का था, और इसको 1668 में स्टैब्लिश किया गया था। कई बार ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला सेंट्रल बैंक यही स्थापित किया गया था स्वीडन में। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, मैंने आपको बताया था जब भारतीय गवर्नर पूछा जाए तब आप सीडी देशमुख बताएंगे, और ऐसे पूछा जाए तो आपको ओसबॉर्न स्मिथ बताना है। और अगर सीडी देशमुख के कार्यकाल की बात करें तो 1943 से 1949 तक के कार्यकाल रहा था, और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, बहुत सारे लोग इसका जवाब 35 देते हैं, जबकि राष्ट्रीयकरण की बात है ना तो आप 1 जनवरी वर्ष 1949 टिक मारेंगे। क्या 1 जनवरी 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ था आरबीआई का, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे, अब 1949 तक गवर्नर सीडी देशमुख ही तो थे, है ना। 1943 से 1949 तक गवर्नर कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था, तो सीडी देशमुख ही थे आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, और सीडी देशमुख का कार्यकाल अगर देखा जाए ओवरऑल तो 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक था। अगला प्रश्न है, पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक कौन सा था, तो भारतीयों द्वारा प्रबंधित पूर्ण रूप से जो भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक था वो था पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 25 है, किस समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी, तो नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी, वो थी शिव रमन समिति। और आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, यंग हिल्टन आयोग, ठीक है, हिल्टन यंग आयोग की समिति की सिफारिश पर की गई थी आरबीआई की स्थापना। लेकिन नाबार्ड की पूछा जाए तो आप बताएंगे शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको 100 MCQ प्रोवाइड करवाए थे ना, तो उसमें मैंने आपसे पूछा था कि नाबार्ड
की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तब मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 6 इसके टोटल 6 अल्फाबेट होते हैं, इसलिए छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। कब? 82 में। क्या? 1982 में, 12 जुलाई 1982 में स्थापना की गई थी नाबार्ड की। अगला प्रश्न है ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का संचालन कौन करता है? तो रूरल से रिलेटेड है नाबार्ड यानी नेशनल, अब मैं आपको लिख के दिखाता हूं, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की का संचालन जो है कौन करता है? ग्रामीण और संरचना विकास कोष के लिए संचालन कौन करता है? तो वो नाबार्ड ही तो करता है। अगला प्रश्न है आयात निर्यात बैंक, इसको ऐसे लिखते हैं एग्जिम बैंक। क्या लिखते हैं? एग्जिम बैंक लिखा जाता है इंग्लिश में। ये कब स्थापित किया गया था? तो याद रखिए, रिलेट कर लीजिए, जिस वर्ष नाबार्ड की स्थापना की गई थी। क्या मैंने क्या बताया? ध्यान से सुनिएगा, जिस वक्त मतलब जिस वर्ष नाबार्ड की स्थापना की गई थी, सेम उसी वर्ष एग्जिम बैंक की भी स्थापना की गई थी। मैंने आपको बताया अभी लास्ट क्वेश्चन में ही कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी, तो एग्जिम बैंक की स्थापना भी 1982 में की गई थी। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना थी। तो एग्जिम बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? छठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अब आप कहोगे सर बार बार एक ही जैसे क्वेश्चन आप बता क्यों रहे हो? क्योंकि ये सारे ही प्रश्न पूछे गए हैं। समझ गए ना मैं क्यों बता रहा हूं? अगला प्रश्न है रेखी समिति का संबंध किससे है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। अप्रत्यक्ष कर के संबंध में सुझाव हेतु जो है वो रेखी समिति को बनाया गया था। अगला प्रश्न है मौद्रिक नीति की समीक्षा कितने अंतराल पर की जाती है? तो मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा जो है ये प्रत्येक 2 माह में की जाती है, 2 माह के अंतराल पर। अगला प्रश्न है वह मुद्रा जिसका वास्तविक और अंकित मूल्य बराबर होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे स्टैंडर्ड मनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड मनी बोला जाता है। पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट और चेक किस प्रकार की मुद्रा के प्रकार हैं? तो ये ऐच्छिक मुद्रा या ऑप्शनल मनी कहलाते हैं। अच्छा देखा होगा आपने, कोई बड़ा अमाउंट लेना होता है, जैसे जमीन वगैरह बिक रही है, तो लोग कहते हैं डीडी बनवा दीजिए, डीडी बनवा दीजिए या चेक दे दीजिए, है ना? तो अब ये क्या होता है? ऑप्शनल मनी होता है, आपकी मर्जी, आप चाहे डीडी बनवा लें चाहे चेक ले लें, ठीक है, पोस्टल ऑर्डर। तो ये क्या होती है? एक ऐच्छिक मुद्रा होती है। मुद्रा प्रसार यानी कि करेंसी एक्सपेंशन, इससे क्या क्या तात्पर्य? ये क्या चीज होती है? तो अर्थव्यवस्था में ऊंची जब कीमतें होती हैं तो उसको करेंसी एक्सपेंशन के नाम से जाना जाता है। भारत में देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अभिरक्षक कौन है? यानी जो विदेशी मुद्रा भंडार है हमारे देश में उसका अभिरक्षक आरबीआई है। ऑब्वियस सी बात है, कौन है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि हमारा केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न है वर्ष 2020 में एक वैश्विक डिजिटल करेंसी जिसका नाम है लिब्रा और एक डिजिटल वॉलेट कैलिब्रा, इसको जारी किया गया था। इसको किसने जारी करने का अनाउंसमेंट किया था? तो ये लिब्रा नाम की जो करेंसी थी, डिजिटल करेंसी, इसको फेसबुक ने लॉन्च किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो नरसिम्हन समिति का संबंध जो है बैंकिंग संरचना में सुधारों से है। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। भारत में व्यापारिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण कौन करता है? अब क्रेडिट क्रिएशन का नियंत्रण कौन करेगा? आरबीआई करेगा। कौन करेगा? आरबीआई करेगा। अच्छा आप देखते होंगे बीच बीच में आप देखते होंगे कि रेट्स इतने कम हो गए हैं, रेट्स इतने बढ़ गए हैं, बैंक रेट बढ़ गया है, बैंक रेट घट गया है। जो बैंक रेट घटता है तो लोग क्या करते हैं? ज्यादा लोन लेते हैं। जब मार्केट में पैसा ज्यादा चला जाता है तो सरकार क्या करती है? बैंक रेट बढ़ा देती है, तो मार्केट में पैसा क्या हो जाता है? कम होने लग जाता है। तो ये सब क्या है? क्रेडिट क्रिएशन का नियंत्रण कौन कर रहा है? आरबीआई तो कर रहा है। भाई आप लोन लो तो सरकार क्या, आरबीआई क्या करेगी? बैंक रेट कम कर देगी। जब जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा आप जाकर के लोन ले लोगे। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पर क्रेडिट क्रिएशन का काम हो रहा है। कौन कर रहा है? आरबीआई करता है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है आरबीआई का हेडक्वार्टर। भारत में केंद्रीय बैंक या फिर बैंकों का बैंक ये किसे कहते हैं? ये प्रश्न अनंत बार एग्जाम में पूछा गया है। बड़ा आसान प्रश्न है। आरबीआई को ही बैंकों का बैंक या फिर भारत का सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक बोलते हैं।
व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाला कर क्या कहलाता है? अब हानिकारक वस्तुएं जैसे सिगरेट है, शराब है ना, जो इस तरह की चीजें होती हैं, इनपे जो कर लगाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सिन टैक्स। क्या बोलते हैं? सिन टैक्स बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम भी वैसे ही, सिन माने पाप होता है ना, हाँ, तो ये सिन टैक्स होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? देखिए, अगर ऐसा है प्रथम सूची, अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, इस तरह से पूछा जाए तो आप बताएंगे सातवीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर सूची पूछा जाए तो सातवीं अनुसूची में तीन तरह की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक्स की बात हो रही है, तो ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। यानी इनको रेगुलेट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट ये रेगुलेट होते हैं, ये होती है संघ सूची। अगला प्रश्न है, किस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी? मैंने आपको ये प्रश्न बताया है, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। किस बैंक से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कोई एक बैंक नहीं था, कई बैंक्स का मर्जर करके बनाया गया था। कौन कौन से बैंक्स थे? तो ये थे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। तो इनको मर्जर करके इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। अब आप पूछेंगे सर कब की गई थी? 1921 में की गई थी, अभी मैंने आपको बताया था पीछे। आगे बढ़े, 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण के उपरांत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को किस नाम से जाना जाने लगा? देखिए, ये जो इंपीरियल बैंक बना था, कई बैंकों को मिला करके बनाया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को कर दिया गया था। और ये जो इंपीरियल बैंक था, यही आगे चल के एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। तो आज भी हमारे यहाँ एसबीआई बैंक है, मेरा खुद का अकाउंट एसबीआई में है, आपका भी होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष 8 क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके इनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहायक का दर्जा दे दिया गया था? अब 8 ऐसे क्षेत्रीय बैंक थे, इनका भी नेशनलाइजेशन किया गया और इनको जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, इनके सहायक बैंक के रूप में इनको दर्जा दे दिया गया था। तो ये कब किया गया था? तो 1959 में किया गया था। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अब कुछ लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे सर वो तो 1969 था। देखिए, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्या? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन यहां बात हो रही है 8 क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके इनको स्टेट बैंक के सहायक बैंक का दर्जा दिया गया था। तो ये 1959 है, समझ गए ना? मुझे पता है आप कहां कहां कंफ्यूज होने वाले हो, इसलिए मैं पहले ही कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? अपना एसबीआई है। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो एसबीआई का मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। भारत में कितने करेंसी नोट छापने के प्रेस हैं? यानी कहाँ कहाँ करेंसी नोट छापे जाते हैं? मैंने सिक्कों के बारे में तो आपको 4 बता दिए थे, लेकिन करेंसी नोट छापने के कितने स्थान हैं? तो 4 हैं। कौन कौन से? ये भी बता देते हैं। देवास मध्य प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र में है, मैसूर कर्नाटक और सालबोनी पश्चिम बंगाल। तो ये 4 जगह हैं जहां पर नोटें छापी जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? देखिए, कब की गई थी? तो ये की गई थी 2013 में। कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी मुंबई में। तो प्रथम महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस बैंक ने सबसे पहले चीन में अपनी शाखा स्थापित की थी? चीन में ब्रांच खोली थी भाई साहब। कौन सा बैंक है? एसबीआई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चाइना में अपनी पहली ब्रांच ओपन की थी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो पहला था कौन सा? प्रथमा। मैंने आपको बताया था ना, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक कब हुई थी? 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। नाम क्या था? प्रथमा नाम था। क्या था? प्रथमा। कहा? यूपी में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982। एग्जैक्ट अगर डेट पूछ लेना तो 12 जुलाई 1982 बता दीजिएगा। और 1982 में ही एक और मैंने आपको बताया था, किसकी? एक्सिम बैंक की स्थापना भी 1982 को हुई थी। ये सारी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी, है ना? जितने पॉइंट जितनी बार मिले ना, रिवाइज कर लिया करिए। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी, समझ गए ना? बढ़े आगे। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? बहुत सारे लोग इसमें लखनऊ टिक मारेंगे, लेकिन आप गलती नहीं करोगे। नाबार्ड की स्थापना मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय स्थापना
मैं निकल रहा मुंह से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है नाबार्ड का? मुंबई में है। लखनऊ में दरअसल सिडबी का हेडक्वार्टर है। किसका है? सिडबी का हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न है, जब निश्चित समयावधि में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में समान स्तर से वृद्धि होने लगती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। हिंदी में मुद्रास्फीति बोलते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ, आप सब्जी लेने गए, ठीक है, मान लीजिए कोई सी सब्जी ले लेते हैं, चलिए आलू ले लेते हैं, सबसे आसान है। आप गए, आलू लिया आपने 20 रुपए किलो, ठीक है, आज आपने आलू लिया 20 रुपए किलो। फिर आप नेक्स्ट वीक आलू लेने आए तो लेकिन आलू आपको मिला 25 रुपए किलो, यानी महंगाई बढ़ गई। तो जो 5 रुपए यहाँ पर इंक्रीज हो गया ना, इसी को इन्फ्लेशन बोलेंगे। समझ गए ना? अगला प्रश्न है, हिंदी में मतलब हम लोग यूजुअली महंगाई बोलते हैं, इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन बोल लेते हैं। अगला प्रश्न है, जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तो मुद्रा के मूल्य में कमी किस कारण आती है? इन्फ्लेशन के कारण आती है। क्या? इन्फ्लेशन के कारण आती है। अब मतलब क्या है? मतलब ये है कि पहले आप 40 रुपए का 2 किलो आलू खरीद सकते थे, लेकिन अब आपको 2 किलो आलू खरीदने के लिए 50 रुपए की जरूरत पड़ेगी। यानी आपकी जो मुद्रा है उसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई एक तरह से। तो ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर के मध्य संबंध किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ध्यान से सुनिएगा। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन और बेरोजगारी के मध्य में जो संबंध है वो किस कर्व के द्वारा दर्शाया जाता है? फिलिप्स कर्व के द्वारा। किसके द्वारा? फिलिप्स कर्व के द्वारा। वह स्थिति जब मतलब मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन अवस्था एक साथ उपस्थित होते हैं, मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन साथ साथ होते हैं, तो ऐसी स्थिति को स्क्यूफ्लेशन बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, एग्जाम में आता है तो मोस्टली लोग कंफ्यूज आ जाते हैं कि क्या जवाब दें। तो इसका सही जवाब होगा स्क्यूफ्लेशन। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति और मंदी यानी इन्फ्लेशन और रिसेशन जब एक साथ आते हैं तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? इसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। हिंदी में इसको गतिहीन स्थिति बोला जाता है। समझ गए ना ये सारी चीजें? अगला प्रश्न है, वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट किस कारण होती है? सामान्य कीमत स्तर में जो गिरावट होती है वो डिफ्लेशन के कारण होती है। देखिए, जो वस्तुएं हैं लगातार उनके प्राइसेस गिरते चले जा रहे हैं। अभी मान लीजिए 20 रुपए किलो आलू था, अब आलू क्या हो रहा है? गिरता चला जा रहा है। जैसे ही मार्केट में बहुत सारा आलू आ जाता है तो होता क्या, कीमतें गिर जाती हैं। आप देखोगे आलू है, टमाटर है, अभी टमाटर बहुत महंगा हो गया, लेकिन मार्केट में अगर टमाटर की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए तो 5 रुपए किलो टमाटर बिकने लगता है, और कमी हो जाए तो वही टमाटर जो है वो 250 रुपए 300 रुपए किलो बिकने लगता है। तो ये हाल हो जाता है। जब कमी हो जाती है तो उसको डिफ्लेशन बोला जाता है, वृद्धि होती है तो उसको इन्फ्लेशन बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण आरबीआई के द्वारा ही तो किया जाएगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को बिना सिक्योरिटी के ऋण प्रदान करता है यानी लोन देता है, बैंक्स को लोन देता है आरबीआई, उस दर को क्या कहते हैं? उसको बैंक रेट बोलते हैं या बैंक दर बोला जाता है। ऐसा ही मिलता जुलता प्रश्न आप कहोगे सर रेपो रेट क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगा अभी रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR और SLR सब कुछ बताऊंगा। आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को सिक्योरिटीज खरीद कर ऋण प्रदान करता है उसे क्या बोलता है? उसे रेपो रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेपो रेट बोला जाता है। समझ गए ना? देखिए ऐसा है, ये बैंक हैं, नॉर्मल वाले बैंक यानी जो हमारे पास वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जैसे कि यूको बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, है ना, ये बैंक्स हैं। तो ये क्या करते हैं, इनको अगर जरूरत लगती है तो आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। कैसे लेते हैं? पैसा उधार लेते हैं। अब पैसा दो तरह से उधार लेते हैं। एक तो ये होता है कि अपनी सिक्योरिटीज आरबीआई को दे दें, गिरवी रख दें या जो भी करें, बेच दें, तो आरबीआई इनको पैसा दे देता है। तो अगर ये अपनी सिक्योरिटीज दे करके आरबीआई से पैसा लेते हैं तो इसे रेपो रेट बोलते हैं। तो जिस रेट पर जो है आरबीआई इनको देगा पैसा उसे रेपो रेट बोलते हैं। लेकिन अगर विदाउट सिक्योरिटी ही लेते हैं तो जिस रेट पर आरबीआई इनको लोन देगा वो होता है बैंक रेट। और दूसरा एक एक और चीज होती है रिवर्स रेपो रेट। कभी कभी आरबीआई को पैसे की जरूरत लगती है तो आरबीआई इन बैंक से कहता है भाई हमको पैसे दे दो, तो ये बैंक आरबीआई को पैसे देते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं? उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। सिंपल है, रेपो रेट का उल्टा हो जाएगा तो रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। समझ गए? अगला प्रश्न है, सिंपल भाषा में समझ लो, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उतना डीप में पूछेगा भी नहीं। तो रेपो रेट का नियमन कौन करता है? अब डिसाइड कौन करता है रेपो रेट कितना होगा, रिवर्स रेपो रेट कितना होगा? रेट कोई सा भी हो, डिसाइड आरबीआई ही करेगा। कौन करेगा? आरबीआई ही करेगा।
अल्पकालीन अवधि के लिए जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंक से नकदी प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, क्योंकि यहाँ पर प्राप्त आरबीआई कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं सीआरआर। क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। देखिए आरबीआई क्या करता है, मान लीजिए एक बैंक है, मान लो नहीं पीएनबी मान लेते हैं, क्या है, मान लो पीएनबी बैंक है या एसबीआई है, पीएनबी है या एसबीआई है, और ये अपनी है आरबीआई। तो ये बैंक्स क्या करते हैं, इनके आरबीआई के पास इनके इनके यहाँ का जितना जमा होता है, टोटल जो जमा होता है उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास सबमिट करते हैं, जमा रखते हैं, आरबीआई उनको अपने पास जमा कर लेता है। क्यों? मान लो भाई इनको भविष्य में कोई दिक्कत हो जाएगी तो जो पैसा जमा है ना आरबीआई, वो उस पैसे से इनकी मदद कर पाएगा। तो इसको बोलते हैं सीआरआर। क्या बोलते हैं? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, हिंदी में बोलते हैं नकद आरक्षित अनुपात। समझ गए ना क्या होता है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज बता देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एसएलआर, स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर क्या होता है? देखिए हर बैंक को अपने पास जितना इनका कुल जमा है उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज जो होता है अपने पास कैश या बॉन्ड के रूप में या सिक्योरिटीज के रूप में रखना पड़ता है हर हाल में। ठीक है, ऐसा नहीं है बाकी सारा पैसा उठाया, मान लो पीएनबी के पास 100 रुपए आए तो इन्होंने क्या किया, 100 रुपए 100 का 100 लोन दे दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं ये। अगर आरबीआई ने कहा कि आपको एसएलआर के रूप में अपने पास भी कुछ रखना होगा, तो अगर 100 रुपए इनके पास आए तो इनसे क्या है कि आप भाई कम से कम आप 18.5 रुपए अपने पास तो रख ही लो, या 18 रुपए 21 रुपए रख लो, बाकी का आप अपने इस्तेमाल में ले सकते हो, लोन वगैरह दे सकते हो, जो करना है करो। तो ये जो फिक्स्ड अमाउंट ये रखते हैं ना अपने पर, इसको एसएलआर बोला जाता है, स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति मापन की सबसे लोकप्रिय माप क्या है? तो ये है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसानों और ग्राहकों को जिस दर पर ऋण देते हैं उस दर को क्या कहते हैं? देखिए हमने बात किया सीआरआर की, हमने बात किया एसएलआर की, हमने बात किया बैंक रेट की, हमने बात किया रेपो रेट की, हमने बात किया रिवर्स रेपो रेट की, लेकिन ये सारी चीज तो हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन ऐसा भी तो होता है भाई, हमको जरूरत लग गई, मान लीजिए एक आम आदमी किसान है, या आप हो या मैं हूँ, ठीक है, हमें जरूरत लगती है बैंक से लोन लेने की, तो हम लोन लेने आते हैं, तो वो कौन सा रेट होता है जिसपे बैंक हमें रेट मतलब लोन देते हैं, वो कौन सा होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आधार दर, या फिर बेस रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेस रेट बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? तो ये की जाती है वस्तुओं और सेवाओं दोनों की कीमतों के आधार पर। वस्तुओं और सेवाओं की मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो जाए तो उनकी कीमतों में गिरावट आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? अभी तो मैंने आपको बताया था, मार्केट में अगर टमाटर बहुत ज्यादा हो जाए भाई साहब, 5 रुपए किलो बिकता है, 10 रुपए किलो बिकने लगता है, और जहां कमी हो जाए ना वही टमाटर 300 रुपए किलो चढ़ जाता है। तो जब कमी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? मतलब जो वस्तु है वो बहुत ज्यादा आ गई है मार्केट में, तो क्या होगा, उसकी प्राइस में कमी हो जाएगी, इसको डिफ्लेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुद्रा संकुचन, प्राइस कम हो रहा है ना, संकुचित हो रही है मुद्रा, डिफ्लेशन हो रहा है। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मौद्रिक नीति की बात हो रही है तो रिजर्व बैंक के गवर्नर जो होते हैं इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। वे ऋण जिनकी ब्याज दर परिवर्तनशील होती है, वेरिएबल होती है, उन्हें फ्लोटिंग रेट लोन बोला जाता है। फ्लोटिंग रेट क्या होते हैं भाई? मान लीजिए एक पर्सन है ए, इन्होंने बैंक है मान लीजिए एसबीआई से लोन लेने गए, ठीक है, होम लोन लेने गए, क्या लेने गए? होम लोन लेने गए। अब होम लोन जो है वो कितने साल का है? 20 ईयर्स का है। इनको अपना पूरा जो भी लोन लेंगे, मान लीजिए 50 लाख का लोन ले रहे हैं, तो ये इनको 20 साल में चुकाना है। अब एसबीआई इनसे कहेगा आप किस पे लोन लोगे, या एसबीआई इनसे कहेगा हम आपको फ्लोटिंग रेट पे लोन देंगे। अब इनको पता ही नहीं फ्लोटिंग रेट होता क्या है, कहीं भैया हमको दे दो, या फिर इनसे आरबीआई कहेगा, मतलब एसबीआई कहेगा कि हम फिक्स्ड रेट पे लोन देंगे, इनकी समझ में नहीं आएगा। तो दरअसल फ्लोटिंग रेट क्या होता है? देखिए जो बैंक रेट वगैरह होते हैं या इंटरेस्ट रेट होते हैं ये बदलते रहते हैं, ठीक है, ये समय के साथ घटते बढ़ते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट क्या होता है कि अगर इन्होंने बैंक लोन मतलब ये होम लोन ले लिया, तो करंट टाइम पे जो रेट चल रहा होगा उसी हिसाब से इनको इनके लोन पे इंटरेस्ट लगा के इनको भरना पड़ेगा। लेकिन अगर फिक्स्ड रेट लोन होगा तो एक फिक्स्ड जो इंटरेस्ट रेट होगा वो एसबीआई इनको बता देगा, और लाइफ टाइम उसी फिक्स्ड रेट पर इंटरेस्ट के हिसाब से इनको अपना लोन का रीपेमेंट करना होगा। तो याद रखिएगा,
फ्लोटिंग रेट क्या होता है, जो करंट चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग जो होता है, जो रेट बदलते रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग इनको अपना रिपेमेंट करना होता है। समझ गए? क्लियर, आगे बढ़े। औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो शेयर एंड डिबेंचर को जो है औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। बुलिश और आयरिश अवधारणा किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। भाई देखिए, शेयर मार्केट जो होता है उसमें होता क्या है, कभी कभी शेयर के प्राइस भाई साहब बढ़ने लगते हैं। तो देखिए, अब ये पूरा का पूरा अंदाजे भी चलता है, ठीक, कुछ लोग अपना एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हैं और बता देते हैं कि भाई साहब क्या होगा, शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। तो जब शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा ऐसा अंदाजा लगाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, बुलिश बोलते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं भाई बढ़ेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, बुलिश बोलेंगे। लेकिन कुछ नेगेटिव होते हैं, कहेंगे भाई साहब जो शेयर का प्राइस है ना वो घट जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, बियरिश बोलते हैं। समझ गए ना, बुलिश और बियरिश क्या होता है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, सेबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सेबी मतलब भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये बड़ा मतलब ऐसा क्वेश्चन है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 12 अप्रैल 1988 को स्थापना हुई थी। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे सर 1992 में स्थापना हुई थी। जी नहीं, 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो 1998 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन ये कोई संवैधानिक बॉडी नहीं थी, इसको बाद में संवैधानिक दर्जा दिया गया था, वो दिया गया था 1992 में। तो इसलिए कभी कभी आपको एग्जाम में ऑप्शन में 1988 नहीं दिया होता, सीधा 1992 दिया होता, तो आप टिक मार सकते। समझ गए ना, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टॉक मार्केट का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? स्टॉक मार्केट के, देखिए मनी से रिलेटेड सारी चीजें अभी तक जो कंट्रोल करता है आरबीआई, लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए एक अलग ही कंट्रोल करने वाला बनाया गया, एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम है सेबी। इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये पूरे शेयर मार्केट को कंट्रोल करके रखती है। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जितने मुख्यालय आप देखेंगे सारे के सारे मुंबई में देखने के लिए मिलेंगे। इको मार्क क्या प्रमाण पत्र क्या होता है, किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो इको मार्क जो होता है वो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण जो होते हैं पदार्थ होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं, उनको इको मार्क का सर्टिफिकेट दिया जाता है। बहुत बार पूछा गया है, राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो इस समिति का नाम था फेरवानी समिति, और 1991 में फेरवानी समिति ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की संस्तुति की थी। इसीलिए 1992 में जो स्टॉक एक्सचेंज था अपना, उसको क्या किया गया था, मान्यता दी गई थी, संवैधानिक मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फिर से वही बात, मुंबई के वर्ली में स्थित है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1875 में की गई थी। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। 1875 में बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो ये है एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, याद रखिएगा, नीदरलैंड है ना एम्स्टर्डम। 1602 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज नेस्डेक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी थी? तो अमेरिका की जो स्टॉक एक्सचेंज उसमें सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी थी इंफोसिस लिमिटेड। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर सूचकांक क्या है? तो बीएससी का यानी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का जो है वो है सेंसेक्स। और अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर सूचकांक पूछे तो निफ्टी 50, क्या है, निफ्टी 50, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण हेतु किस समिति का गठन किया गया था? ये समिति थी KR वेणुगोपाल समिति। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना कब हुई थी? जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। किसान क्रेडिट कार्ड, इसको KCC बोलते हैं, ये योजना कब प्रारंभ की गई थी? KCC क्या होता है, जो कृषक होते हैं, क्या, जो कृषक होते हैं वो अपनी जमीन के ऊपर लोन ले सकते हैं, ठीक है, कृषि लोन ले सकते हैं, उसे
किसान क्रेडिट कार्ड, ये शॉर्ट में केसीसी लोन बोला जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? दरअसल किसान जो होते थे पहले साहूकार के चंगुल में फंस जाते थे और साहूकार उनकी जमीन हड़प लेता था। तो सरकार ने क्या किया, किसान को बैंक से डायरेक्ट लोन देने के लिए केसीसी योजना शुरू की कि आपको जरूरत है ना पैसों की, आप सीधे बैंक से लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस योजना को शुरू किया गया था 1998-1999 में, और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। पूंजी बाजार और उद्योग जगत में प्रतिष्ठित एवं बड़ी कंपनियों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनियां होती हैं उन्हें ब्लू चिप कंपनी के नाम से जाना जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। और एक याद रखो ये वाला, ठीक है, ये है 29 जून, ये होता है सांख्यिकी दिवस। क्या होता है? सांख्यिकी दिवस होता है ये, और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है। पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाते हैं, पीसी महालनोबिस की जयंती पर हर साल मनाया जाता है। भारतीय पूंजी बाजार घोटाले की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां यानी रेगुलेटरी पावर्स सौंपी है? ठीक है, जब पूंजी बाजार की बात है, सेंसेक्स की बात है, तो ये जो होता है सेबी जो होता है, ये कंट्रोलिंग बॉडी है। जापान स्टॉक एक्सचेंज का अंश मूल्य सूचकांक क्या है? ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आएगा ना 99.99% लोग इसको छोड़ देंगे, लेकिन आप कर क्या होगे, क्योंकि जापान की जो स्टॉक एक्सचेंज के अंश मूल्य सूचकांक है उसका नाम है निक्की। क्या नाम है? निक्की। जैसे हमने आपको बताया अभी उसका जो बीएससी है नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, वो क्या है उसका मैंने आपको बताया था, सेंसेक्स है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हमने एनएससी का बताया था, उसका क्या बताया था, निफ्टी 50 है। वैसे बॉम्बे का क्या है, निक्की है। मैं आपको कुछ और भी बता देता हूँ जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसका जो है वो डो जोन्स है। कोस्पी किसका है? तो कोस्पी दक्षिण अफ्रीका का है। इटली स्टॉक एक्सचेंज के मूल सूचकांक का नाम है मिप्टिल, ठीक है। फ्रांस की स्टॉक एक्सचेंज की संवेदी सूचकांक सीएसी। ब्राजील के जो है उसका नाम है बोवेस्पा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन आयकर दिवस मनाया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, 24 जुलाई को मनाया जाता है। और इसके बारे में आपको आगे वाले क्वेश्चन बताने वाला हूं कि क्यों 24 जुलाई को ही इनकम टैक्स डे मनाते हैं। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला कौन सा मंत्रालय है? तो देखिए, सरकारी व्यय को जो नियंत्रित करता है वो वित्त मंत्रालय होता है। शराब पर उत्पाद कर, एक्साइज ड्यूटी जो होती है, इसको किसके द्वारा लगाया जाता है? अब देखो, शराब से रिलेटेड जो एक्साइज ड्यूटी है वो राज्य सरकार लगाती है। अब आप देखोगे बिहार में शराबबंदी है, तो भाई स्टेट के अंडर में ही तो आती है सारी चीज, तभी तो बंद कर सकते हैं ना। तो ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो हरियाणा जो था सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू एडेड टैक्स शुरू किया गया था। और अगर ये पूछा जाए वैल्यू एडेड टैक्स की शुरुआत में, वैट की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 2005 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी? ये की थी जेम्स विल्सन ने। किसने की थी? जेम्स विल्सन ने। कब की थी? 24 जुलाई 1860 को। इसीलिए 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है भारत में। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है उसपे जो टैक्स लगाया जाता है उसे कस्टम ड्यूटी बोला जाता है। कस्टम्स ड्यूटी बोलते हैं, सीमा कर बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देना। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो 2001 में चलाया गया था। हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ग्रीन डेवलपमेंट बुक का नाम है, इसके लेखक हैं WM एडम्स, ठीक है। एक प्रश्न आपको देकर के जा रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ओहो, मैंने तो पहले ही आंसर वाले ही एक स्लाइड उठा के रख दिया। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग ने की थी, मतलब की सिफारिश पर की गई थी। अब आपको एक और बताना है नाबार्ड से, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया गलती से। तो नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? और बस आपको यही बताना है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई शिकायतें सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।